हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ़ीवर एक ऐसा लक्षण या बीमारी है कि जिस वजह से हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे को लेके हम पीडियाट्रिशियन के पास विज़िट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर उत्पल और आज इस वीडियो में हम फ़ीवर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.6 या तो 98.6 फ़ारेनहाइट जितना रहता है। हमारे बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया और अन्य ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज़्म या तो फिर जिसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं वो है। जब भी हमारे बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर होता है तो ये रोग प्रतिकारक शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और वो काफ़ी सारे सेल्स और केमिकल्स को रिलीज़ करती है। हमारे बॉडी के ब्रेन में एक टेम्परेचर का सेंटर आया हुआ है। जब ये केमिकल्स एंड सेल्स रिलीज़ होते हैं तो वो उस सेंटर पे एक्ट करते हैं और वो सेंटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वायरस और बैक्टीरिया उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। तो इस वजह से हमें इन बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है उसी को हम फीवर कहते हैं। एक्चुअली इस एक तरीके से तो फ़ीवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रिवेंट भी करता है, प्रोटेक्शन देता है। और उसके अलावा जब टेम्परेचर बढ़ता है, फ़ीवर आता है, तो हमें एक तरीके का सिग्नल मिलता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन या तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हमें कुछ मेडिसिन देनी चाहिए, या तो अलर्ट होना जाना चाहिए, या तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सोचिए कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा हो और आपको पता ही ना चले, आपको फ़ीवर जैसी कोई साइन ही ना आए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर इन्फेक्शन चल रहा है ना। तो फ़ीवर एक तरीके से तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि फ़ीवर आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर चेक करना आना चाहिए। आजकल तो मार्केट में काफ़ी सारे डिजिटल थर्मोमीटर्स अवेलेबल है और वो बहुत इजीली अवेलेबल है। 100 से 200 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ऐसा एक थर्मोमीटर आपके पास हमेशा ही रहना चाहिए। मर्क्यूरी थर्मोमीटर हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत ही एक पॉइजनियस थिंग है और वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर ग्लास का आता है, वो टूट जाता है तो मर्क्यूरी फैल जाता है और उससे पॉइज़न भी फैल सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप मर्क्यूरी थर्मोमीटर ना यूज़ करें और डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही ईजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो छोटा सा वाइट बटन है उसको हमें प्रेस करना है और उसके बाद एक बीप साउंड आएगा, लो लिख के आएगा ये उसके ऊपर। और उसके बाद ये जो सिल्वर टिप है उसको हमें या तो फिर माउथ में रखना है या तो फिर एक्जिला में रखना है। तो 5 साल से छोटे बच्चों में हम एक्जिला को प्रीफ़र करते हैं, यानी कि अंडर आर्म्स को प्रीफ़र करते हैं, और 5 साल के ऊपर हम माउथ को प्रेफर करते हैं। अगर आप सेंटीग्रेड में टेम्परेचर देख रहे हैं तो ओरली चेक करने पे 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड और अंडर आर्म्स में चेक करने पे 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर दिखा रहा है तो उसको फ़ीवर कंसिडर करेंगे। अगर आप फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो ओरली 99 और एक्जिला में अंडर आर्म्स में 100 से ऊपर फ़ीवर को कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं कि कॉमन कॉजेज़ क्या है फ़ीवर के। यूजुअली सबसे ज़्यादा तो वायरल फ़ीवर ही रहता है, जैसे कि वायरल URTI हो गया, LRTI, या तो फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे इन्फेक्शन हो गए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि पेट का इन्फेक्शन हो गया। कभी कभी पोस्ट वैक्सीन के बाद भी फ़ीवर आ सकता है, और कभी कभी डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से भी फ़ीवर आ सकता है। जब भी बच्चे को फ़ीवर आता है तो हमें उसके दूसरे क्या लक्षण हैं वो भी देखने चाहिए, जैसे कि खाली नज़ला, सर्दी, ज़ुकाम ये सब है तो वायरल URTI हो सकता है। अगर उसको गले में बहुत दर्द हो रहा है, उसके टॉन्सिल्स में सूजन आ गई है, रेड हो गए, बड़े हो गए हैं, तो उस टाइम पे टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या तो फिर उसकी पसलियाँ चल रही है, उसको सांस तेज़ चल रही है, तो उस टाइम पे न्यूमोनिया हो सकता है। अगर बच्चा फ़ीवर के साथ उसको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, रो रहा है, उसको यूरिन अटक अटक के आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग, लूज़ मोशन ये सब हो रहा है, तो या तो अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस या तो फिर टाइफाइड फ़ीवर भी हो सकता है। अगर फ़ीवर के साथ पेट दर्द, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, बॉडी पेन और स्किन पे रेड रैशेस आ गए तो ऐसे टाइम पे डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो फ़ीवर के साथ साथ अन्य कौन से लक्षण हैं
उसको भी हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि फ़ीवर आता है तो कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए। फ़ीवर के लिए बच्चों में सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेडिसिन पैरासीटामॉल है। हमारे पास घर में पैरासीटामॉल तो होना ही चाहिए। पैरासीटामॉल का सिरप 2 स्ट्रेंथ में आता है, 5 ml में 120 mg और 5 ml में 250 mg। ड्रॉप्स भी उसके आते हैं। ड्रॉप्स का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें 1 ml में 100 mg या तो 1 ml में 120 mg रहता है। पैरासीटामॉल का डोज़ हमेशा ही हमें अपने डॉक्टर को पूछना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामॉल का डोज़ वज़न के हिसाब से अलग अलग रहता है। कोई भी दवाई का डोज़ वज़न के हिसाब से ही होता है, तो हमेशा ही दवाई का डोज़ डॉक्टर को पूछना ही चाहिए। पैरासीटामॉल की डोज़ की बात करें तो 15 mg पर kg उसका डोज़ रहता है। यानी कि अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो उसका डोज़ बनेगा 150 mg। अगर आपके पास 120 वाला सिरप है तो आपको 6 ml देना है, और अगर आपके पास 250 वाला सिरप है तो उसका आधा यानी कि 3 ml देना है। याद रखिए कि अगर आप ड्रॉप्स दे रहे हैं तो उसको ड्रॉप्स को आपको हमेशा ही ml में काउंट करना है, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, क्योंकि ड्रॉपर के ऊपर हमेशा उसके मार्किंग्स लगे रहते हैं। आप कभी भी ड्रॉप्स काउंट करके मत दीजिए, जैसे कि 5 ड्रॉप्स दे दिए, 4 ड्रॉप्स दे दिए, क्योंकि ड्रॉप्स में कभी कभी डोज सही से नहीं जाता है। तो हमेशा ही अपने डॉक्टर को ml पूछ लीजिए, और ड्रॉपर में मार्किंग लगे रहते हैं तो उस हिसाब से 0.2 ml, 0.3 ml जो भी डोज़ बन रहा है वही उसको दीजिए। जब भी आप उसको सिरप दे रहे हैं तो हमेशा चेक करिए कि आपके पास सिरप ही है ना, क्योंकि सिरप का कॉन्सेंट्रेशन अलग है और ड्रॉप्स का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। जो सिरप का है वो, अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि ड्रॉप्स देना है तो आपको ड्रॉप्स ही देना है, अगर सिरप बताया तो सिरप ही देना है। अगर आप सिरप के बदले गलती से ड्रॉप्स दे दोगे तो उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा पैरासीटामॉल चला जाएगा, तो इस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान से ही उसको दें। फ़ीवर के लिए कभी भी ब्रूफेन या मेफ्टाल जैसे सिरप खुद से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस सिरप की साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा है और कभी कभी उससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी यानी कि प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं। अगर हम डेंगू, मलेरिया ये सब सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इन सिरप को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। निमेसुलाइड और एस्पिरिन हम बच्चों में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। फ़ीवर के साथ साथ हमें, अगर बच्चे को हाई ग्रेड फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर 101 से 102 या उससे भी ज़्यादा है, तो पैरासीटामॉल के साथ साथ हमें टैपिड स्पंजिंग भी करना चाहिए। टैपिड स्पंजिंग क्या है कि ल्यूक वार्म वाटर में हमें एक कॉटन कपड़े को भिगोना है और उससे बच्चे की बॉडी को अच्छे से 10 से 15 मिनट तक पोंछना है। याद रखिए कि कभी भी सर पे पट्टी रखनी नहीं है या तो फिर पैरों में पट्टी नहीं रखनी है। पट्टी रखने से अच्छा है कि आप पूरे बॉडी को भीगे कपड़े से पोंछे, इससे जल्दी से टेम्परेचर कम होगा। स्टडीज़ में बताया गया है कि पैरासीटामॉल के साथ साथ हम टैपिड स्पंजिंग करते हैं तो हाई ग्रेड फ़ीवर जल्दी से कम डाउन हो जाता है। अगर आपका बच्चा रो रहा है या शिवर कर रहा है तो टैपिड स्पंजिंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना चाहिए। फ़ीवर के साथ साथ कुछ डेंजर साइंस भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अगर फ़ीवर आपका 4th और 5th डे पे भी लगातार 101, 102 आ रहा है और फ़ीवर काफ़ी जल्दी हर 4 से 6 घंटे में आ रहा है, अगर फ़ीवर पैरासीटामॉल से भी कम नहीं हो रहा है, अगर बच्चा बहुत वॉमिट कर रहा है, उसको एब्डोमिनल पेन यानी कि तेज़ पेट दर्द हो रहा है, फ़ीवर के साथ साथ लूज़ मोशन हो रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, अगर लगातार सो रहा है, अगर बच्चे को स्किन पे रैश हो गए हैं, अगर बच्चे को हेडेक हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो ऐसे सब टाइम पे हमें बच्चे को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। तो दोस्तों फर्स्ट 48 आवर्स में यूजुअली ब्लड टेस्ट में कुछ भी हमें पता नहीं चलता है, तो फर्स्ट 2 to 3 डेज़ हमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहिए अनटिल एंड अनलेस अगर आपको डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं, और वो भी आप खुद से कोई ब्लड टेस्ट मत कराइए। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेंगे, उस हिसाब से कौन सा डिजीज़ है, कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है वो सस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपको वही ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि बच्चे को जब फ़ीवर आ रहा है तो पैरासीटामॉल आप 4 से 6 घंटे पे दे सकते हैं उसको, और हर बार पैरासीटामॉल देने से पहले आप टेम्परेचर चेक करिए, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली वायरल फ़ीवर में फर्स्ट 3 डेज़ फ़ीवर रहता है
और उसके बाद धीरे धीरे से फीवर 4th एंड 5th डे पे कम हो जाता है। तो आप अगर ऐसे टेम्परेचर का चार्ट बनाएंगे तो आपको खुद को भी पता चलेगा कि फ़ीवर धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट 2 डेज़ में 101 102 फीवर हर 6-8 घंटे में आ रहा था, पर 3rd एंड 4th डे पे फीवर 100 हो गया, 99 हो गया, और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ गया, मतलब कि दिन में 2 बार आ रहा है। तो उसका मतलब है कि बच्चा इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें टेम्परेचर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स को हमें खुद से कभी भी देना नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स फर्स्ट डे ऑफ फीवर में या सेकेंड डे ऑफ फीवर में एजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन या अमोक्सिसिलिन या तो फिर सेफिक्सिम ऐसी सिरप बच्चे को स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिए कि एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वो कभी भी वायरल इन्फेक्शन पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और काफ़ी सारे इन्फेक्शन तो हमें वायरल ही होते हैं, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी, वो कभी भी वायरल पे एक्ट नहीं करेगी। नॉर्मली जो जनरल वायरस होते हैं उसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जो भी एंटीवायरल मेडिसिन है वो हाई लेवल के वायरस के लिए है, तो वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ कि एंटीबायोटिक हमेशा ही प्रिस्क्राइब्ड डोज में प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन के लिए देनी है। जैसे कि आपको डॉक्टर ने बोला कि 5 ml दिन में 2 बार देना है, और कितने दिन तक देना है। कोई एंटीबायोटिक 5 डेज़ तक देनी है, कोई 7 डेज़, कोई 10 डेज़, कोई 14 डेज़। तो उसको अच्छे से आप फॉलो करिए, डोज भी सही दीजिए और ड्यूरेशन भी सही तक उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे कि एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद फीवर 2-3 दिन में ठीक हो गया, तो एंटीबायोटिक खुद से बंद नहीं करनी है। उसका जो भी प्रिस्क्राइब कोर्स है उसको आपको ज़रूर से पूरा करना है। और एंटीबायोटिक का अगर हम बार बार इरेशनल यूज़ करते हैं तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाते हैं, और जब हमें रियल में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तो वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर पाता, और हमें इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी इफ़ेक्ट एंटीबायोटिक्स का आना चाहिए वो नहीं आता है, और फिर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, काफ़ी सीवियर हो जाता है। तो ऐसा न हो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स का उपयोग काफ़ी ध्यान से करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही करना चाहिए। और सेफिक्सिम जो एंटीबायोटिक है वो हमेशा ही पेट के इन्फेक्शन के लिए और यूरिन के इन्फेक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, तो उसको आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए खुद से यूज़ ना करें। और कुछ बातें बताना चाहूँगी दोस्तों कि जब भी फ़ीवर आता है तब हम सब सोचते हैं कि बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली फ़ीवर के टाइम पे बाथिंग हेल्प करता है बच्चे के टेम्परेचर को डाउन करने में। अगर आप ल्यूक वार्म वाटर से बच्चे को एक बार या तो 2 बार नहलाते हैं तो उससे फ़ीवर अच्छे से कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब भी बच्चे को फ़ीवर आता है तो उसके कपड़े कम कर दीजिए, उसको स्वेटर या कंबल मत ओढ़ाइए। और फ़ैन भी कभी कभी हम ऑफ़ कर देते हैं, या तो फिर खिड़कियां बंद कर देते हैं, रूम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। आप एक बात सोचिए कि अगर आपने दूध को उबाला और उसको ठंडा करने के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले रूम टेम्परेचर पे उसको रखा, तो उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब उसी दूध को आप अगर 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे रूम में, तो वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ बच्चों के फ़ीवर में भी फॉलो होती है। अगर बच्चे को फ़ीवर आ रहा है और आप रूम का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, फ़ैन कम कर दोगे, खिड़की बंद कर दोगे, उसको कंबल ओढ़ा दोगे, तो उसका फ़ीवर कम नहीं होगा। पर अगर आप 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर रूम का मेंटेन करोगे तो उसका फ़ीवर जल्दी से कम होगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों कि बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी वायरल इन्फेक्शन रहता है तो बच्चा इन बिटवीन द फीवर काफ़ी ठीक ठाक रहता है। जैसे कि फ़ीवर आया तो थोड़ा सुस्त हो जाएगा, पर पैरासीटामोल देने के बाद जब फ़ीवर कम हो गया तो बच्चा खेलने लगेगा, खाना पीना भी अच्छे से खाएगा, है ना, एक्टिव रहेगा। तो हमें उसको देख के लगेगा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाएगा, उसको वो आप अच्छे से खेलेगा नहीं, खाएगा पिएगा नहीं। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बच्चे को वायरल फ़ीवर है या बैक्टीरियल फ़ीवर है। ठीक है, स्कूल जाने की बात करें तो जब भी बच्चे को फ़ीवर आता है तो वैसे भी उसको बॉडी पेन होता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता पढ़ने में, तो अच्छा है कि आप उसको स्कूल में ना ही भेजें। और काफ़ी सारे फ़ीवर
कंटेजियस होते हैं, वायरल इन्फेक्शन दूसरे बच्चे को भी हो सकते हैं, तो अच्छा है कि बच्चे को हम फीवर के टाइम पे घर पे ही रखें। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें फ़ीवर के बारे में। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।